गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज आप लोग को मैं प्रश्न नंबर 19 पढ़ाऊंगी। प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? उत्तर के देख ली। उत्तरीय प्रश्न संख्या 21 देखें। यानी इसमें ये बताया गया है कि जो प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं वो हम क्या पीछे पढ़ चुके हैं, उसी का इसमें भी क्वेश्चन आया है। और अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। पिछड़े बालक का अर्थ एवं विशेषताएं क्या हैं? इनमें पिछड़ेपन के विभिन्न कारणों का वर्णन कीजिए। उत्तर के लिए दी उत्तरीय प्रश्न संख्या 23 व 24 देखें। यानी हम पीछे पेज में पढ़ चुके हैं इसका भी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 21। विशिष्ट बालक से क्या अभिप्राय है? प्रतिभाशाली बालक का आशय, विशेषताएं एवं पहचान बताइए। उत्तर है विशिष्ट बालक। विद्यालय में उपस्थित सभी बालक समान नहीं होते। जहां अधिकांश बालक सामान्य होते हैं, वहां कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जिनकी कुछ अपनी निजी विशेषताएं होती हैं। ये विशेषताएं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या संवेगात्मक किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। इस प्रकार जो बालक सामान्य बालकों से भिन्न हो, कोई ना कोई विशेषता रखते हैं, उनको विशिष्ट बालक कहा जाता है। क्रो और क्रो ने लिखा है कि विशिष्ट या असाधारण शब्द ऐसे गुणों या व्यक्ति जिसमें वे गुण हैं के लिए प्रयोग किया जाता है जो सामान्य व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित उन्हीं गुणों से इस सीमा तक विभिन्नता लिए होता है जिसके कारण व्यक्ति विशेष की और उसके साथियों को ध्यान देना पड़ता है या दिया जाता है, और इसके कारण ही उनकी व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं तथा कार्य प्रभावित होते हैं। विशिष्ट बालकों के प्रकार। नंबर फर्स्ट है प्रतिभाशाली बालक। 1-2। पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक। प्रतिभाशाली बालक से तात्पर्य वो बालक जो सामान्य बालकों से बुद्धि में श्रेष्ठ होते हैं, प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। इन बालकों के बुद्धि स्तर के संबंध में सभी मनोवैज्ञानिक एक मत नहीं हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक उन बालकों को प्रतिभाशाली मानते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक होती है, जबकि अन्य मनोवैज्ञानिक प्रतिभाशाली बालकों के लिए कम से कम 140 बुद्धि लब्धि का आवश्यक मानते हैं। प्रतिभाशाली बालकों में कभी कभी 180 और 190 बुद्धि लब्धि वाले बालक भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे बालक बहुत कम मिलते हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि प्रतिभाशाली बालक बुद्धि के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी सामान्य बालकों से आगे होते हैं। विटी ने 100% प्रतिभाशाली बालकों के अपने अध्ययन से यह ज्ञात किया कि इन बालकों में सभी गुण सामान्य बालकों से अधिक होते हैं। कार्ल सनिक ने प्रतिभाशाली बालक की परिभाषा देते हुए कहा कि प्रतिभाशाली शब्द उस प्रत्येक बालक के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो अपने आयु स्तर के बालकों से किसी योग्यता में अधिक हो और हमारे समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण नई देन दें। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। प्रतिभाशाली बालकों में समानता निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। नंबर फर्स्ट है प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से ऊंचाई और वजन में अधिक होते हैं। इनकी ज्ञानेंद्रियां बहुत ही तीव्र होती हैं और इनका स्वास्थ्य बड़ा अच्छा होता है। इन बालकों को सिर दर्द बहुत कम होता है, शीघ्र थकान तथा चिड़चिड़ापन नहीं होता। नंबर 2 है प्रतिभाशाली बालकों में पढ़ने की अधिक क्षमता होती है। इनमें स्मृति, तर्क, निर्णय और कल्पना आदि मानसिक तत्वों को अच्छा विकास होता है। इन बालकों का शब्दकोश विशाल होता है, ध्यान केंद्रित करने में सफल होते हैं, सूक्ष्म चिंतन में इनकी विशेष रुचि होती है।
नंबर 3, प्रतिभाशाली बालक ईमानदार, दयालु, उदार और परोपकारी होते हैं। इनमें अनेक प्रकार की रुचियाँ होती हैं। इनमें अंतर्दृष्टि, दूरदर्शिता और नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं। नंबर 4 है, प्रतिभाशाली बालकों की अमूर्त विषयों में रुचि होती है। इन बालकों का झुकाव सरल कार्यों की अपेक्षा कठिन कार्यों में अधिक होता है। नंबर 5 है, प्रतिभाशाली बालक अधिकतर उच्च सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले परिवारों में आती हैं। विद्यालय में इनकी शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे इनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास हो सके और भविष्य में ये बालक अच्छे नेता, विद्वान, वैज्ञानिक, साहित्यकार, सेना नायक बन सके। नंबर 6 है, प्रतिभाशाली बालक सामान्य बुद्धि और व्यवहारिक ज्ञान का बहुत कुछ उपयोग करते हैं। नंबर 7 है, प्रतिभाशाली बालक सर्वत्र जिज्ञासु दृष्टि रखता है और उसकी ज्ञान की प्यास कभी शांत नहीं होती। प्रतिभाशाली बालक की रुचियों का क्षेत्र विशाल होता है। ऐसे बालक कला, संगीत, नृत्य, भाषण और अन्य साहित्यिक, सांस्कृतिक व कलात्मक कार्यों में रुचि रखते हैं। नंबर 8, प्रतिभाशाली बालक की रुचियों का क्षेत्र विशाल होता है। ऐसे बालक कला, संगीत, नृत्य, भाषण और अन्य साहित्यिक, सांस्कृतिक व कलात्मक कार्यों में रुचि रखते हैं। नंबर 9 है, प्रतिभाशाली बालक अपेक्षाकृत अधिक सामाजिक, मिलनसार मित्र बनाने में कुशल और खेलने में चुस्त होते हैं। नंबर 10 है, प्रतिभाशाली बालक मौलिक चिंतन कर सकता है और उनके कार्य करने के ढंग में भी मौलिकता होती है। नंबर प्रतिभाशाली बालकों की पहचान। प्रत्येक विद्यालय में प्रतिभाशाली बालक उपस्थित होते हैं, लेकिन उनको पहचानना आसान कार्य नहीं है। इसके लिए शिक्षक को विभिन्न विधियों और प्रविधियों का प्रयोग करना पड़ता है। यदि ऐसे बालकों की पहचान नहीं होती है तो उनकी योग्यता और प्रतिभा दबकर रह जाती है। ऐसे बालकों की पहचान करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित प्रविधियों का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 1 है, बुद्धि परीक्षण। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने की एक प्रमुख विधि बुद्धि परीक्षण है। शिक्षक व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से शाब्दिक या अशाब्दिक किसी भी प्रकार के बुद्धि परीक्षण की सहायता से बालकों की बुद्धि की परीक्षा करा सकता है। बुद्धि परीक्षण को करने के लिए शिक्षक का प्रशिक्षित होना आवश्यक है। नंबर 2 है, उपलब्धि परीक्षाएं। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए उपलब्धि परीक्षणों का भी प्रयोग किया जा सकता है। बालक की उपलब्धियों के आधार पर उनकी योग्यता और प्रतिभा का अनुमान लगाया जा सकता है। उच्च स्तर की उपलब्धि बालकों के प्रतिभाशाली होने की सूचक है। नंबर 3 है, अभिरुचि परीक्षाएं। अभिरुचि अधिकतर बालक की किसी विशेष योग्यता से संबंधित होती है। अभिरुचि से बालक के भविष्य की सफलता के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है। बुद्धि परीक्षणों की तरह अभिरुचि परीक्षणों के प्रशासन के लिए भी शिक्षक पूर्णतः प्रशिक्षित होना चाहिए। नंबर 4 है, संबंधित व्यक्तियों से प्राप्त सूचनाएं। बालक के माता पिता, मित्र, पड़ोसी, अध्यापक आदि से उसके विषय में सूचनाएं एकत्रित की जा सकती हैं। इन सूचनाओं के आधार पर बालक की प्रतिभा, रुचियों और योग्यताओं के विषय में जाना जा सकता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रतियोगिताओं और प्रतिभा खोज परीक्षणों के द्वारा प्रतिभाशाली बालकों की खोज की जा सकती है। नंबर 5 है, ध्यान और कप की सूची के आधार पर। ध्यान और कप ने एक ऐसी सूची तैयार की है जिसके आधार पर प्रतिभाशाली बालकों को पता लगाया जा सकता है। इस सूची में जिस प्रकार के गुणों का उल्लेख किया गया है वे इस प्रकार के बालक या कुछ आसानी से याद कर लेते हैं। समानता बुद्धि
का अधिक प्रयोग करते हैं, रटने की अपेक्षा समझने का प्रयत्न करते हैं, कठिन कार्यों को आसानी से कर लेते हैं आदि। क्वेश्चन नंबर 22 है, बाल अपराध का अर्थ क्या है? बाल अपराध के संबंध में प्रचलित विभिन्न मतों का वर्णन कीजिए। बाल अपराध को रोकने के उपाय भी बताइए, अथवा बाल अपराध क्या है, इसे किस प्रकार रोका जा सकता है। बाल अपराध का अर्थ एवं परिभाषा। उत्तर है, सामाजिक व्यवस्था तथा समाज के नियमों का पालन करना समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए अनिवार्य है। जो व्यक्ति इन सामाजिक नियमों के विपरीत कार्य करता है उसे सामाजिक दृष्टि से अपराधी माना जाता है। समाज के नियमों का उल्लंघन या समाज विरोधी व्यवहार जब वयस्क के द्वारा किया जाता है तो अपराध, और जब बालक या किशोर के द्वारा किया जाता है तो बाल अपराध या किशोरापराध कहलाता है। इस प्रकार जो बालक असामाजिक तथा अवैधानिक व्यवहार करते हैं, समाज के नियमों का उल्लंघन करते हैं तथा शांति भंग करते हैं, अपराधी बालक कहलाते हैं। बाल अपराध और बाल अपराधी के संबंध में दी गई परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। मॉरर, जो जानबूझकर इरादे के साथ तथा समझते हुए उस समाज की रूढ़ियों की उपेक्षा करता है जिससे उसका संबंध है, उसे ही बाल अपराध कहते हैं। न्यूमेयर, जो समाज विरोधी व्यवहार, व्यक्तिगत तथा सामाजिक विघटन उत्पन्न करता है, बाल अपराध कहलाता है। स्टेनर, बाल अपराध की परिभाषा किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में की जाती है जो किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने पर अपराध होता है। बाल अपराधियों के प्रकार। बाल अपराधियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से होता है। नंबर का है आक्रामक आधार, बच्चों के प्रति आक्रामकता। नंबर 2 है वस्तुओं के प्रति आक्रामकता, पशुओं के प्रति आक्रामकता, बड़ों तथा स्वयं के प्रति आक्रामकता। नंबर 5 है संस्था के प्रति आक्रामकता। नंबर 5 स्थिति का आधार, संस्थागत। इस प्रकार के बाल अपराधियों को पकड़कर संस्था के अंदर डाल देते हैं। नंबर 2 है स्वतंत्र। इस प्रकार के अपराधी बालकों में वे बालक आते हैं जो अभी तक अपराध करते हुए पकड़े नहीं गए। नंबर ग है व्यक्ति स्थिति का आधार। फर्स्ट है व्यक्तिगत, जो बालक अकेले में अपराध करते हैं उन्हें व्यक्तिगत अपराधी कहा जाता है। नंबर 2 है सामूहिक, जो समूह में अपराध करते हैं उन्हें सामूहिक अपराध कहा जाता है। आदत का आधार, पहली बार का अपराधी वह व्यक्ति जो पहली बार अपराध करता है। नंबर 2 आदतन अपराधी, ऐसे बालक अपराध करने के आदी हो जाते हैं। बाल अपराध को एक अन्य प्रकार से और वर्गीकरण कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है यौन संबंधी अपराध। इस प्रकार के अपराधों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। अभिन्न लिंग अपराध, इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। इच्छा न रखने वाली छोटी आयु के सदस्य के साथ, इच्छा रखने वाले समान आयु के सदस्य के साथ। विपर्यास, इनको निम्न 2 भागों में बांटा जा सकता है। समलिंगी अपराध, असामाजिक एवं निर्लज्ज प्रदर्शन। चुनौती देने की प्रवृत्तियाँ, झूठ बोलना, बिना उद्देश्य के घूमना, स्कूल की वस्तुएं नष्ट करना, दीवारों पर गंदी बातें लिखना, कष्ट देना, पलायनशीलता, चोरी करना, मारपीट करना, घमंडी होना। ये चुनौती देने की प्रवृत्तियाँ होती हैं, यानी बहुत लोग चुनौती देते हैं और बहुत से ऐसे वर्क करते हैं जो हमारे समाज के लिए हित नहीं होता है। बाल अपराध होता है। बाल अपराध संबंधी विभिन्न मत। बाल अपराध के संबंध में अनेक मत हैं। बालक अपराध क्यों करता है, किसी की वस्तु क्यों चुराता है, इसका एकमात्र यह कारण है कि वह अपनी अतृप्त आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है। यदि हम इसी कार्य को वैधानिक रूप से देखें तो बालक को सजा दिला सकते हैं।
बालक अपराध के बारे में निम्न दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। नंबर फर्स्ट है अध्यापक के दृष्टिकोण में बाल अपराध। अध्यापक इस तथ्य को भली भांति जानते हैं कि बालक क्यों अपराधी होते हैं। अध्यापक की जानकारी में वे सभी तथ्य होते हैं जिनके द्वारा बालक का व्यवहार समाज के प्रतिकूल हो जाते हैं। इसलिए अध्यापक की दृष्टि में बाल अपराध सदैव सहानुभूतिपूर्ण रहता है तथा अध्यापक हमेशा अपराधी बालक के लिए सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखता है। यही कारण है कि हम अपराधी बालकों के व्यवहारों में अध्यापक की सलाह के द्वारा परिवर्तन ला सकते हैं। उनके व्यवहारों का समायोजन समाज के अनुकूल बनाने में अध्यापक का दृष्टिकोण बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। नंबर 2 है बाल अपराध मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में। एक मनोवैज्ञानिक की दृष्टि में अपराध भी एक तरह से अधिगम प्रक्रिया है। उनका कहना है कि बात अच्छी हो या बुरी सभी सीखी जाती है, इसलिए अपराध भी उन्हीं सिद्धांतों पर सीखा जाता है जिन पर स्कूलों की शिक्षा निर्भर है। इस प्रकार अपराधी बालक अपराध को अपने साथ स्कूल के बदलते हुए व्यवहार के सिद्धांत पर सीखते हैं, लेकिन इन अपराधी कार्यों से बालक अपराधी बन जाते हैं। नंबर 3 है स्वयं बाल अपराधी की दृष्टि में बाल अपराध। यदि मनोचिकित्सक अपराधी बालक के किसी भी अपराध का पता लगाएं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य मिलेगा। इसके बाद हम अपने को उसी परिस्थिति में अनुभव करें जिसमें बालक ने अपराध किया तो हमारे सामने बालक के अपराध की समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। नंबर 4 है मनोविश्लेषक की दृष्टि में बाल अपराध। मनोविश्लेषक की दृष्टि में बालक अपने अंदर उत्पन्न द्वंद्व से छुटकारा पाने के लिए ही अपराध करता है। इसलिए अपराध का आधार मनोविश्लेषक संवेगात्मक द्वंद्वों को ही मानते हैं। उसके अनुसार बालक इन द्वंद्वों के कारण समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने में असमर्थ हो जाता है, इसलिए वह इनसे क्षण भर में छुटकारा पाने के लिए अपराध कर बैठता है। नंबर 5 है बाल अपराधी में से दुखी व्यक्ति की दृष्टि में बाल अपराध। जब कोई व्यक्ति किसी बालक के द्वारा किए गए अपराध से दुखी होता है तो वह सोचता है कि बालक को इस अपराध की दंड अवश्य मिलना चाहिए। इन धारणाओं तथा दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि बाल अपराध एक जटिल व्यवहार है तथा हर व्यक्ति इस संबंध में विभिन्न मत रखता है। इसलिए जब कभी भी हम स्कूल और बाल अपराध के संबंधों का अध्ययन करें तो इन अवधारणाओं को संज्ञान में लाना जरूरी होगा। ऐसा करने से हम अच्छा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्वेश्चन जैसे विद्यालय में बालक की अपराध प्रवृत्ति को रोकने के उपाय। बढ़ते हुए बाल अपराधों को रोकने के लिए विद्यालय निम्न प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1 विद्यालय के द्वारा बालकों के स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास के लिए उत्तम पर्यावरण का निर्माण करना चाहिए। नंबर 2 है विद्यालय में योग प्रशिक्षित प्रतिभाशाली और बाल मनोविज्ञान से परिचित अध्यापकों को नियुक्त किया जाना चाहिए। नंबर 3 है बालकों की उनकी रुचि एवं स्तर व योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। नंबर 4 है बालकों की वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन करके उसके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। नंबर 5 है विद्यालय में बालकों के साथ प्रेम एवं सहानुभूति का व्यवहार किया जाना चाहिए। बालकों में नैतिकता के विकास और चरित्र निर्माण के लिए धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। नंबर 7 है यौन अपराधों की रोकथाम के लिए किशोर एवं किशोरियों को यौन शिक्षा दी जानी चाहिए। नंबर 8 है शिक्षा में रचनात्मक कार्य और स्वानुभव द्वारा शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। नंबर 9 है शिक्षक द्वारा बालकों के अनुकूल प्रभावशाली शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। नंबर 10 है बालकों में सामाजिक संबंधों के विकास और उनके काल का सही प्रयोग करने के लिए विद्यालय में विविध पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। नंबर 11 है बालकों के
स्वास्थ्य मनोरंजन के लिए विद्यालय में खेल, सरस्वती यात्राएं, टेलीविजन आदि नवीन साधनों की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। नंबर 12 है बालकों में उत्तरदायित्व की भावना पैदा करने के लिए स्वशासन की व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 13 है विद्यालय और बालक के मध्य निकट संबंध बनाए रखने के लिए अभिभावक अध्यापक परिषद का निर्माण किया जाना चाहिए। नंबर 14 है विद्यालय में बालकों के चरित्र का लेखा जोखा रखना चाहिए, जिससे शिक्षक और उसके माता पिता को उनके चरित्र की प्रगति के बारे में पता चले। नंबर 15 है बालकों को उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार व्यवसायिक निर्देशन दिया जाना चाहिए।